Hello students, welcome back to the class. Today we are going to discuss about the factors influencing immunogenicity. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इम्यूनोजेनिसिटी के बारे में डिस्कस किया था. इम्यूनोजेनिसिटी इज द एबिलिटी टू इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस या फिर किसी भी मोलिक्यूल की इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने की जो एबिलिटी है उसे क्या कहते हैं? इम्यूनोजेनिसिटी. ठीक है, सो नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द इम्यूनोजेनिसिटी, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज द इम्यून सिस्टम मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द बैक्टीरिया, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, फंजाई, पैरासाइट्स एंड वायरसेस एज द इम्यूनोजन. इम्यूनोजन क्या है? इम्यूनोजन आर द मोलिक्यूल्स दैट कैन इंड्यूस द इम्यूनोजेनिसिटी. ओके, that are having the ability to इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स. ओके, ऐसे जो मॉलिक्यूल है उसे क्या कहते हैं? इम्यूनोजन. ओके, सो इम्यूनोजन के रूप में किसी भी फॉरेन बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट हमारे बॉडी में एंटर करता है तो वो इम्यूनोजन के रूप में वर्क करना चाहिए. ठीक है, फॉर इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स इन अवर बॉडी. हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि वो जो फॉरेन मॉलिक्यूल, फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर किया है वो इम्यूनोजन के रूप में वर्क करे और इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करे हमारे बॉडी के अंदर. ठीक है, सो हमारे बॉडी को इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ये पूरी की पूरी इम्यून सिस्टम है. ठीक है, और कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया है, कोई फॉरेन पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर किया है तो अगर वो इम्यूनोजन के रूप में वर्क करेगा तो ही उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा. ठीक है, वो इम्यूनोजन नहीं होगा, वो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं होगा तो वो बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी से रिमूव ही नहीं हो पाएगा और जो भी डिजीज को वो कॉज करता है वो डिजीज बॉडी में होता है. ठीक है, सो कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर किया तो वो इम्यूनोजन के रूप में वर्क करना चाहिए और हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होना जरूरी है. ठीक है, नाउ एक्चुअली रिकॉग्नाइजेस द पर्टिकुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट. अभी कोई भी पैथोजन है, कोई बैक्टीरिया है, यहाँ पर एग्जांपल्स पैथोजन के मैंने लिखे. ठीक है, बैक्टीरिया या फिर कोई बैक्टीरियल प्रोडक्ट. ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा अगर कोई टॉक्सिन रिलीज होता है तो वो. ओके, फंजाई, पैरासाइट, वायरस, किसी का भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हुआ है तो एक्चुअली उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे बॉडी के जो इम्यून कंपोनेंट्स है वो किसी रिकॉग्नाइज करेंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स. ओके, कोई भी पर्टिकुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स that is present on the membrane of that pathogen will be recognized by our immune system. ठीक है, अगर बैक्टीरियल सेल है तो उसकी मेम्ब्रेन पर जो भी मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, कोई प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, देन पेप्टिडोग्लाइकन अगर प्रेजेंट है कुछ भी तो वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा. ठीक है, सो पर्टिकुलर मैक्रोमोलिक्यूल विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम, मेनली प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड. ओके, पॉलीसेकेराइड हो सकता है, यानी कि पॉलीसेकेराइड मीन्स इट इज अ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है. एंड प्रोटीन्स, मेनली ये दोनों टाइप के कंपोनेंट्स है वो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हो गए और इन दोनों को ही रिकॉग्नाइज कर सकता है. हमारा इम्यून सिस्टम इन दोनों को रिकॉग्नाइज करेगा. क्लियर? नाउ द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. अभी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का एक्टिवेशन के लिए स्पेसिफिकली कुछ प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल और ग्लाइकोलिपिड्स सर्व्स एज द इम्यूनोजन. क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के एक्टिवेशन के लिए पर्टिकुलर टाइप के इम्यूनोजन रिक्वायर्ड है. क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है? टी सेल एक्टिवेशन, और टी सेल एक्टिवेशन के लिए क्या जरूरी है? एंटीजन का या फिर इम्यूनोजन का प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन जरूरी है. ठीक है, सो कोई प्रोटीन इम्यूनोजन होगा तो उसका प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन इजीली हो पाएगा. ठीक है, सो ऐसे मॉलिक्यूल जिसका प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन इजीली होता है और वो सेल के अंदर पेनिट्रेट हो सकते हैं, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को ही रिकॉग्नाइज करेंगे. ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. सो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए ओनली प्रोटीन्स, मेनली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ठीक है, जो हमने प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस किया था सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में कि प्रोटियासोम कॉम्प्लेक्स के थ्रू प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है. ठीक है, सो वो पूरी प्रोसेस किसके लिए थी? प्रोटीन के लिए. एंड सम अमाउंट ऑफ द लिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स विल आल्सो सर्व एज द इम्यूनोजन.
ठीक है, ये सब इम्यूनोजन के रूप में वर्क करेंगे फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, नाउ दी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दी इम्यूनोजेनिसिटी। अभी कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इम्यूनोजन की इम्यूनोजेनिसिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, सो सबसे पहले नेचर ऑफ द इम्यूनोजन। ओके, इम्यूनोजेनिसिटी के लिए सबसे पहला क्या जरूरी है कि इम्यूनोजन किस टाइप का है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो फर्स्ट फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग द इम्यूनोजेनिसिटी इज द नेचर ऑफ इम्यूनोजन। उसमें क्या क्या आएगा, फॉरेननेस, ठीक है, फॉरेननेस ऑफ दैट इम्यूनोजन, देन मोलिकुलर साइज। ओके, मोलिकुलर साइज इम्यूनोजन की क्या है, केमिकल कंपोजिशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट इम्यूनोजन एंड ससेप्टिबिलिटी टू एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। ओके, सो एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन के लिए वो जो इम्यूनोजन है वो कितना ससेप्टिबल है, ये सब प्रॉपर्टीज जो इम्यूनोजन की है वो इम्यूनोजेनिसिटी को अफेक्ट करेगी। ठीक है, इस इम्यूनोजन की वजह से कितना इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, उसके लिए ये सब फैक्टर इम्पोर्टेंट है। क्लियर, सो इन सब के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी और द फर्स्ट नेचर ऑफ द एंटीजन इज द फॉरेननेस। ठीक है, हाउ मच दैट इम्यूनोजन इज फॉरेन डिपेंड्स ऑन विच द इम्यूनोजेनिसिटी डिपेंड्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोलिक्यूल दैट एंटर्स इन आवर बॉडी मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द नॉन सेल्फ। ओके, कोई भी पैथोजन, कोई भी फॉरेन एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर किया है तो वो सबसे पहले क्या, इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नॉन सेल्फ। ठीक है, नॉन सेल्फ का मीनिंग क्या है, वो फॉरेन मॉलिक्यूल है, उस फॉरेन मॉलिक्यूल के रूप में हमारे बॉडी में रिकॉग्नाइज होना जरूरी है। ठीक है, सो इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द फॉरेन मॉलिक्यूल। नाउ देयर इज अ सेल्फ टॉलरेंस। ठीक है, हमारे बॉडी में सेल्फ टॉलरेंस मैकेनिज्म होती है ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ द बी सेल, टी सेल। ठीक है, इन दोनों का जब भी मैच्योरेशन हो रहा होता है तो क्या होगा, हमारे बॉडी के जो सारे के सारे एंटीजन है यानी कि सेल्फ एंटीजन, उन सब का एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सपोजर ऑफ ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ द बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, दोनों के मैच्योरेशन के टाइम पे वो बॉडी के सारे एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं। और जब भी मैच्योरेशन की प्रोसेस के बाद कोई भी एंटीजन ऐसा है हमारे बॉडी का ही है जो मैच्योरेशन की प्रोसेस के टाइम बी सेल है या फिर टी सेल के कांटेक्ट में नहीं आया है, तो वो आगे जाके नॉन सेल्फ यानी कि फॉरेन पार्टिकल के रूप में हमारे बॉडी में कंसीडर होगा। ठीक है, सो वॉट एवर एंटीजन दैट केम इनटू द कांटेक्ट विथ द बी सेल और द टी सेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मैच्योरेशन विल बी कंसिडर्ड एज द सेल्फ। ओके, और मैच्योरेशन के बाद अगर कोई भी न्यू एंटीजन हमारे बी सेल टी सेल के कांटेक्ट में आता है तो वो फॉरेन के रूप में ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अगर वो हमारा बॉडी का है तो भी वो नॉन सेल्फ के रूप में ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि मैच्योरेशन के टाइम उसका एक्सपोजर नहीं मिला है, बी सेल टी सेल को नहीं पता है कि ये हमारे बॉडी का यानी कि सेल्फ एंटीजन है। ठीक है, सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मैच्योरेशन जो भी एंटीजन कांटेक्ट में नहीं आया है वो सब नॉन सेल्फ के रूप में रिकॉग्नाइज हो गए, और जो भी एंटीजन कांटेक्ट में आए हैं दे आर सेल्फ एंटीजन। ठीक है, सेल्फ टॉलरेंस कहते हैं इसे, कि सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट में वो टॉलरेंट हो गए हैं, उसके अगेंस्ट में वो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं करेंगे। क्लियर, सो सेल्फ टॉलरेंस की मैकेनिज्म हमारे बॉडी में होती है, और जो भी नॉन सेल्फ यानी कि फॉरेन या फिर हमारे बॉडी का ही जो ये मैच्योरेशन के टाइम पर कांटेक्ट में नहीं आया है ऐसा एंटीजन है यानी कि नॉन सेल्फ, तो उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड होगा। क्लियर, नाउ द डिग्री ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी also depends on the degree of the foreignness. फर्स्ट थिंग, फॉरेन पार्टिकल होना जरूरी है। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होने के लिए उसको नॉन सेल्फ के रूप में रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। सेकंड, द डिग्री ऑफ द इम्यूनोजेनिसिटी यानी कि कितना इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ है वो किस पर डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ द फॉरेननेस। ठीक है, वो कितना फॉरेन है उस पर डिपेंड करेगा। कितना फॉरेन का मीनिंग क्या है कि उस टाइप का स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कोई अगर प्रोटीन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, सेम प्रोटीन अगर बाहर से हमारे बॉडी में एंटर करता है
तो उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, सो डिग्री ऑफ फॉरेननेस का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि उनके स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, कोई प्रोटीन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, दूसरे के बॉडी में नहीं है, तो वो प्रोटीन अगर हमारे बॉडी में से दूसरे स्पीसीज में जाता है तो वहां पर इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड होगा। ठीक है, सो ग्रेटर द फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पीसीज ग्रेटर वुड बी द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में हमने डिस्कस किया था। सो फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस का मीनिंग क्या है, इवोल्यूशन की प्रोसेस में जो सबसे इवोल्यूशन की प्रोसेस, इवोल्यूशन के थ्रू जो भी हम ट्री जनरेट करते हैं या उसे क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री। उनके सारे के सारे स्पीसीज को उस ट्री में हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशन। सो फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस जिन स्पीसीज के बीच में ज्यादा है वो दोनों क्या है, उनमें डिफरेंसेस भी ज्यादा होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर दो ह्यूमन को ले लेते हैं तो उन दोनों में सिमिलैरिटीज ज्यादा होगी। ठीक है, सो अगर एक ह्यूमन का कोई भी एंटीजन दूसरे ह्यूमन के अंदर हम एंटर करवाते हैं तो वहां पर जो इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, और ह्यूमन का एंटीजन हम रेबिट में एंटर करवाएंगे तो वहां पर जो इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, दोनों में से किसका ज्यादा होगा, इनसाइड द रेबिट, क्योंकि उनका फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, ह्यूमन का अगर हम मंकी में एंटर करवाए एंटीजन तो वहां पर इम्यून रिस्पॉन्स कम आएगा, क्योंकि उन दोनों में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज ज्यादा होगी। ठीक है, फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस कम है इसलिए। और अगर रेबिट में हम इंटर कराते हैं, ह्यूमन का कोई एंटीजन इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पर रेबिट में इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा एक्टिवेट होगा, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि वहां फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस ज्यादा है। सो द ग्रेटर द फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पीसीज ग्रेटर द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन देम एंड ग्रेटर वुड बी द इम्यूनोजेनिसिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। ठीक है, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन है, उसे हम अगर काउ में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पर इट इज नॉट इम्यूनोजेनिक। ठीक है, काउ में अगर हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो इम्यूनोजेनिक नहीं है। और अगर रेबिट में सेम बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन को अगर हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वहां पर इम्यूनोजेनिसिटी देखने को मिलती है, क्योंकि बोवाइन जो है वो काउ के साथ उसकी फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस कम है। ठीक है, सिमिलैरिटीज ज्यादा है। एंड रेबिट जो है उन दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस भी ज्यादा हो गए, और इसकी वजह से दोनों में जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट हो गए, जो भी माइक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए, उसमें भी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस ज्यादा हो गए। ठीक है, ग्रेटर द इम्यूनोजेनिसिटी इन चिकन देन द गोट। ओके, सेम अगर हम बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन चिकन में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और गोट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो गोट में जो है वो इम्यूनोजेनिसिटी कम देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड चिकन में है वो गोट से ज्यादा इम्यूनोजेनिसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि गोट जो है वो एनिमल में आता है। ठीक है, और वो उसकी जो फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस है वो बोवाइन से कम होगा। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चिकन एंड द बोवाइन वुड बी हायर। ओके, सो इसकी वजह से क्या होगा, ग्रेटर द इम्यूनोजेनिसिटी इन चिकन देन द गोट। ओके, सो जितना फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी इम्यूनोजेनिसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा एक्टिवेट होगा। अगर ह्यूमन में से कोई भी एंटीजन अगर हम रेबिट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और दूसरा अगर हम ले कि कोई माउस में इंट्रोड्यूस करवाया है तो माउस में ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स उसमें ज्यादा एक्टिवेट होगा क्योंकि उसका फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द रेबिट और मंकी। ओके, सो जितना ज्यादा फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा ही इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस ज्यादा हो गए। क्लियर? नाउ कंजर्व्ड मैक्रोमोलेक्यूल्स। देयर आर सम कंजर्व्ड मैक्रोमोलेक्यूल्स लाइक द कोलाजन, साइटोक्रोम सी। ठीक है, ये क्या है, कंजर्व्ड, यानी कि मोस्ट ऑफ स्पीसीज में ये मोलेक्यूल देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो मैक्रोमोलेक्यूल्स दैट आर कंजर्व्ड थ्रू आउट द इवोल्यूशन will have very little immunogenicity across the diverse species। ठीक है, कोई ऐसा मोलेक्यूल है, ये दोनों मैक्रोमोलेक्यूल कैसे है कि वो सभी स्पीसीज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाईली कंजर्व्ड मोलेक्यूल्स सभी स्पीसीज के अंदर वो प्रेजेंट है। सो एक स्पीसीज में से दूसरे स्पीसीज में अगर हम इंट्रोड्यूस करवाए तो उसमें इम्यूनोजेनिसिटी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं होगा। क्लियर? सो फॉरेननेस यानी कि जितना फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस ज्यादा है उतना वो इम्यूनोजन ज्यादा एक्टिव होगा।
ठीक है, इम्यूनोजन की एबिलिटी ज्यादा होगी टू इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसा कोई मोलिक्यूल भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नाउ सेकंड इज द मोलिकुलर साइज ऑफ द इम्यूनोजन। फॉरेननेस समझ में आया। देन सेकंड मोलिकुलर साइज यानी कि मोलिकुलर वेट कितना है उस इम्यूनोजन का, या फिर उसकी साइज कितनी है, उस पर भी इम्यून रिस्पॉन्स डिपेंड करता है। ठीक है, सो मोस्ट एक्टिव इम्यूनोजन इज हैविंग द मोलिकुलर वेट ऑफ द 1 लाख किलो डाल्टन। ठीक है, 1 लाख किलो डाल्टन का जो इम्यूनोजन है वो मोस्ट एक्टिव के रूप में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जनरली सब्सटेंस विद द मोलिकुलर वेट लेस देन 5000 टू 10,000 डाल्टन आर पुअर इम्यूनोजन्स। ठीक है, 5000 से 10,000 के जो नीचे का मोलिकुलर वेट वाले जो भी इम्यूनोजन है उनकी इम्यूनोजेनिसिटी पुअर यानी कि बहुत कम होगी। ठीक है, एंड देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस लाइक substances with molecular weight less than 1000 Dalton will also have proven to be great immunogenicity. ओके, उनके पास भी ज्यादातर इम्यूनोजेनिसिटी देखने को मिलती है। ऐसा कुछ एक्सेप्शनल सब्सटेंसेस है, ठीक है, जिनका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से भी कम है, उसके बावजूद भी उसके थ्रू इम्यूनोजेनिसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, वो इम्यूनोजेनिक है। क्लियर? वो मोस्टली 5000 से कम जो मोलिकुलर वेट वाले इम्यूनोजन है उनकी इम्यूनोजेनिसिटी बहुत ही कम होगी। ठीक है, एंड द ग्रेटेस्ट मोस्ट एक्टिव इम्यूनोजन इज द ऑफ द 1 लाख किलो डाल्टन। क्लियर? सो मोलिकुलर वेट भी डिपेंड यहाँ पर इम्यूनोजेनिसिटी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, सो दीज आर द 2 फैक्टर्स, फॉरेननेस देन मोलिकुलर वेट। ओके, now the third nature of the immunogen is the chemical composition and complexity। ठीक है, जो इम्यूनोजन है उसका कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से मोनोमर्स से वो फॉर्म हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। कोपॉलीमर्स आर यूजुअली मोर इम्यूनोजेनिक देन दी होमोपॉलीमर्स। देखो, होमोपॉलीमर्स क्या है, दे आर दी पॉलीमर्स मेड अप ऑफ द सिंगल टाइप ऑफ द अमाइनो एसिड और सिंगल टाइप ऑफ द शुगर्स। ठीक है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन है जो एक ही प्रकार के अमाइनो एसिड या फिर जो शुगर से फॉर्म हुआ है तो उसे क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर्स। ठीक है, और उसके ऑपोजिट कोपॉलीमर्स आर दी पॉलीमर्स मेड अप ऑफ दी डिफरेंट टाइप ऑफ द अमाइनो एसिड्स, और अगर शुगर है तो डिफरेंट टाइप ऑफ द शुगर्स। ठीक है, सो कोपॉलीमर्स आर मोर इम्यूनोजेनिक देन दी होमोपॉलीमर्स। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसका जो है वो ज्यादा इम्यूनोजेनिक है। ठीक है, इन द प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटीन के ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल होते हैं, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी। ठीक है, आपको पता है ये सब के बारे में। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की ये सिंपल सीक्वेंस है, हमने सीक्वेंस लिखी है तो उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी कि इस प्रोटीन का अगर फोल्डिंग होकर कोई पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है, लाइक दिस और दिस जिगजैग पैटर्न, तो इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन। ओके, एंड टर्सरी स्ट्रक्चर, जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस आके पूरा ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वार्टररी स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ द मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन का टर्सरी स्ट्रक्चर है। ऐसे मोर देन 1 यानी कि 2 या फिर 3 और ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बाइंड होकर जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उन सब का कंबाइनली वो क्या है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्रोटीन का किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, वो किस कन्फॉर्मेशन में है, प्राइमरी फॉर्म में है, सेकेंडरी फॉर्म में है, किस प्रकार के स्ट्रक्चर में है, उसके ऊपर भी उसकी इम्यूनोजेनिसिटी डिपेंड करती है। ठीक है, देन अगर लिपिड एंटीजन है, लिपिड इम्यूनोजन है, तो लिपिड क्या है, इट इज दी वाटर इनसोल्यूबल मोलिक्यूल। ठीक है, सो वो क्या करेगा, हाइड्रोफोबिक मोलिक्यूल है तो वो इजीली एंटीबॉडीज के कांटेक्ट में नहीं आता है और बी सेल का एक्टिवेशन नहीं होगा डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि वो इनसोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। सो फॉर द बी सेल एक्टिवेशन इट इज यूज्ड एज द हेप्टेन विथ सम टाइप ऑफ द कैरियर। ठीक है, हेप्टेन हमने आगे डिस्कस किया था कि द मोलिक्यूल्स दैट आर द एंटीजेनिक बट नॉट इम्यूनोजेनिक आर नोन एज द हेप्टेन। ठीक है, सो हेप्टेन के रूप में यहाँ पर लिपिड वर्क करेगा क्योंकि वो डायरेक्टली बी सेल के साथ बाइंड नहीं कर सकता, इम्यूनोजेनिक नहीं है।
ठीक है। सो वो किसी टाइप के कैरियर के साथ उसको कंबाइन कर देंगे, ठीक है। सो दिस कैरियर मॉलिक्यूल वो इम्यूनोजेनिक है, तो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा और लिपिड मॉलिक्यूल एंड कैरियर मॉलिक्यूल दोनों के ही अगेंस्ट के एंटीबॉडीज फॉर्म हो गए, ठीक है। सो एंटीबॉडीज कैन बी ऑब्टेन्ड अगेंस्ट दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ द लिपिड बाय दिस प्रोसेस। कैरियर के साथ बाइंड करके उसे किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो वहां पर इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, ठीक है। एंड कैरियर मॉलिक्यूल एंड लिपिड मॉलिक्यूल दोनों ही के अगेंस्ट के जो एंटी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज है या फिर टी सेल रिसेप्टर वो फॉर्म हो गए, ठीक है। नाउ सच एज द स्टेरॉइड, कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड डेरिवेटिव्स, विटामिन ई एक्सेट्रा, ये सब जो हमारे बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन सब के अगेंस्ट के एंटीबॉडीज इस प्रकार फॉर्म किए जा सकते हैं, प्रोड्यूस लैब में किए जा सकते हैं। एंड बाय दिस एंटीबॉडीज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लिनिकल एसे, ठीक है। किसी प्रोटीन किसी लिपिड का अगर हमारे ब्लड में कितना लेवल है, सीरम कंसंट्रेशन कितना है, वो सब जानना है क्लिनिकल एसे में, ये सब लिपिड मॉलिक्यूल के अगेंस्ट के जो एंटीबॉडीज फॉर्म हुए हैं वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अस्थमा पेशेंट्स देयर इज द ल्यूकोट्राइन, ठीक है। ल्यूकोट्राइन वन टाइप ऑफ द लिपिड दैट इज प्रेजेंट इन दी अस्थमा पेशेंट, ठीक है। सो ल्यूकोट्राइन का क्या अमाउंट में, किस अमाउंट में पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट है और प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है, उसके ऊपर से अस्थमा पेशेंट को डायग्नोस किया जा सकता है बाय अभी ल्यूकोट्राइंस के अगेंस्ट के अगर हमारे पास एंटीबॉडीज है तो डायरेक्टली हम ल्यूकोट्राइंस को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट एंटीबॉडीज, ओके। सो यहाँ पर एंटीबॉडीज का यूज होगा। देन प्रेडनिसोन, इट इज अ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग विच इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन है तो उस टाइम पर ये प्रेडनिसोन दिया जाता है, ठीक है, वन काइंड ऑफ द इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ठीक है। सो इस ड्रग का प्लाज्मा में कितना लेवल है, हमारे ब्लड में कितना अमाउंट में प्रेजेंट है ड्रग, उसको कंटिन्यूअसली डिटेक्ट करने के लिए प्रेडनिसोन के अगेंस्ट के एंटीबॉडीज यूज होते हैं, ठीक है। दैट आर फॉर्म्ड बाय दिस मेथड, कैरियर के साथ बाइंड करके किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवा के वहां पर हम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। सो प्रेडनिसोन इसके डिटेक्शन में के लिए भी एंटीबॉडीज यूज हो गए, ओके। और अदर काइंड ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग कोई दूसरी है प्रेडनिसोन के अलावा तो उसका भी ब्लड में कितना लेवल है वो जानने के लिए हम एंटीबॉडीज को यूज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट के स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, ओके। नाउ फोर्थ पॉइंट इज दी ससेप्टिबिलिटी टू एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। हमने आगे देखा था प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन के पाथवे में कि किसी भी एंटीजन को जो अगर टी सेल का एक्टिवेशन करवाना है तो उस एंटीजन को, या फिर हम यहाँ पर इम्यूनोजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। सो इम्यूनोजन को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के द्वारा प्रोसेस होके उसकी मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होना पड़ता है, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट हुआ होता है एंटीजन तो ही उसके अगेंस्ट में टी सेल का एक्टिवेशन होगा, ठीक है। सो वो एंटीजन कितना ससेप्टिबल है प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन के लिए उस पर भी इम्यूनोजेनिसिटी डिपेंड करती है, ठीक है। लार्ज इनसोल्यूबल मोलिक्यूल्स दे आर दी इजी टू फेगोसाइटोस एंड प्रोसेस, ठीक है। सो जो लार्ज एंड इनसोल्यूबल मैक्रोमोलिक्यूल्स है तो वो उसका फेगोसाइटोसिस इजीली हो सकता है और वो उसका प्रोसेसिंग भी इजीली होगा, ठीक है। सो दे आर दी मोर इम्यूनोजेनिक देन दी स्मॉलर एंड सोल्यूबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। जो स्मॉल छोटे और सोल्यूबल फॉर्म में मैक्रोमोलिक्यूल्स अगर हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो गए तो उसका फेगोसाइटोसिस इजीली नहीं हो सकता, ठीक है। सो दे आर दी पुअर इम्यूनोजन देन दी लार्ज एंड इनसोल्यूबल मोलिक्यूल्स, ओके। सो एंटीजन की क्या ससेप्टिबिलिटी है प्रोसेसिंग के लिए उस पर भी इम्यूनोजेनिसिटी डिपेंड करती है। सेकंड, मैक्रोमोलिक्यूल्स that cannot be degraded and presented as the poor antigen immunogens, ठीक है। ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो डिग्रेड नहीं हो पाते और हमारे बॉडी के सेल्स है वो उसको डिग्रेड नहीं कर सकते और अपनी मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो दे आर दी वेरी पुअर इम्यूनोजेंस बिकॉज उसके अगेंस्ट में सिर्फ बी सेल एक्टिवेशन ही होगा, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स ही एक्टिवेट होगा। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट होने के लिए इसका प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन कंपलसरी है, ठीक है। अगर कोई मैक्रोमोलिक्यूल का प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है तो उसके अगेंस्ट में सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं होगा, क्लियर। सो फॉर एग्जाम्पल पॉलीमर्स ऑफ द डी अमाइनो एसिड एंड एल अमाइनो एसिड,
हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर नेचर में जो भी सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है, दे आर इन दी एल कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स है, एल अमाइनो एसिड एंड डी अमाइनो एसिड। सो एल अमाइनो एसिड जो है वो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड है। सारे के सारे प्रोटीन जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है वो सब एल फॉर्म में उसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो गए। ठीक है, सो डी अमाइनो एसिड है वो पुअर इम्यूनोजन है, बिकॉज हमारे बॉडी में जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट हो गए वो भी एल अमाइनो एसिड के अगेंस्ट के ही हो गए। ठीक है, जो भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हो गए किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो एल अमाइनो एसिड के अगेंस्ट के हो गए, क्योंकि नेचर में सिर्फ एल अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। ओके, सभी ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उन सब में एल अमाइनो एसिड ही प्रेजेंट होगा। सो जो भी एंजाइम्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है वो भी एल अमाइनो एसिड के अगेंस्ट के है। ठीक है, सो एल अमाइनो एसिड का डिग्रेडेशन इजीली हो जाएगा और वो मेम्ब्रेन पर भी प्रेजेंट हो जाएगा इजीली। ठीक है, सो दे आर दी गुड इम्यूनोजेंस देन दी डी अमाइनो एसिड, बिकॉज इसके डिग्रेडेशन के लिए एंजाइम्स भी प्रेजेंट नहीं है सेल के अंदर। सो इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा, प्रोसेसिंग नहीं होगा, तो प्रेजेंटेशन भी नहीं होगा। सो दे आर दी पुअर इम्यूनोजेंस। ओके, सो कौन कौन से इम्यूनोजन की प्रॉपर्टीज अफेक्ट करती है? फर्स्ट वॉज दी फॉरेननेस, देन सेकंड मोलिकुलर वेट कितना है। ठीक है, देन दी केमिकल कंपोजिशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है वो अफेक्ट करेगा। देन दी फोर्थ इज दी ससेप्टिबिलिटी टू एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो भी एंटीजन का प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन होगा वही इम्यूनोजन के रूप में वर्क करेगा। क्लियर? टी सेल का एक्टिवेशन तभी होगा। ठीक है, बाकी वो पुअर इम्यूनोजन के रूप में रहेगा, क्योंकि बी सेल एक्टिवेशन होगा पर टी सेल एक्टिवेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, सो दे आर दी पुअर इम्यूनोजेंस। क्लियर दिस मच? नाउ द सेकंड फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द इम्यूनोजेनिसिटी इज द बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट क्या है, इम्यूनोजन का नेचर, इम्यूनोजन किस प्रकार का है। सेकंड इज द इन व्हिच बायोलॉजिकल सिस्टम इट एंटर्स। ठीक है, कौन सा होस्ट सेल है जिसके अंदर इम्यूनोजन एंटर किया है। ओके, सो जीनोटाइप ऑफ द रेसिपिएंट, फर्स्ट इज द जीनोटाइप। ठीक है, जो भी जिसके भी अंदर इम्यूनोजन एंटर हुआ है, जिस भी ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी एनिमल है उसका अंदर एंटर हुआ है, तो उसका जीनोटाइप कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कोई डिजीज है तो पर्टिकुलर कुछ लोगों को ही होता है, दूसरों को नहीं होता, क्योंकि सबकी इम्यूनिटी अलग होती है। ठीक है, सो जीनोटाइप ऑफ द रेसिपिएंट एंड डोज एंड रूट ऑफ द एंटीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये भी अफेक्ट करेगा कि कितने डोज में एंटीजन है वो बॉडी में एंटर किया है, और द रूट ऑफ द एंटीजन एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से रूट से एंटीजन को बॉडी में एंटर करवाया गया है। ओके, यूज ऑफ द सब्सटेंसेस कॉल्ड एज द एडजुवेंट्स। एंटीजन के साथ कुछ ऐसे सब्सटेंस भी यूज किए जा सकते हैं जिसकी वजह से उसकी इम्यूनोजेनिसिटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, इम्यूनोजन की इम्यूनोजेनिसिटी इंक्रीज हो जाए, ऐसे सब्सटेंस भी हम ऐड कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द एडजुवेंट्स। ओके, सब्सटेंसेस that is used to increase the immunogenicity of the immunogen are known as the adjuvants। तो उनके यूज से भी इम्यूनोजेनिसिटी अफेक्ट होती है। देन इम्यूनोजन एग्जिबिट्स द डोज रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है, अलग अलग डोज में और अलग अलग रूट से अगर हम इम्यूनोजन को बॉडी में एंटर करवाए तो उसका रिस्पॉन्स भी अलग अलग आएगा, और उसका जो कर्व बना सकते हैं हम उसे क्या कहते हैं, डोज रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है, देन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स मेजर्ड बाय द सीरम एंटीबॉडी लेवल। ठीक है, अगर हमें ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स काउंट करना है और एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, तो हम सीरम एंटीबॉडीज का लेवल इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एंड टी सेल रिस्पॉन्स को अगर हमें काउंट करना है कितना रिस्पॉन्स आया है, तो अमाउंट ऑफ इम्यूनोजन स्पेसिफिक TCR बियरिंग दी टी सेल्स। ओके, जो इम्यूनोजन बॉडी में एंटर किया है उसके अगेंस्ट के स्पेसिफिक टी सेल रिसेप्टर वाले टी सेल कितने फॉर्म हुए हैं उसका अमाउंट मेजर करके हम टी सेल रिस्पॉन्स मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एज कम्पेयर टू दी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, क्योंकि वहां पर सिर्फ एंटीबॉडी का सीरम लेवल ही हमें काउंट करना होगा। ठीक है, इट इज वेरी इजी मेथड टू मेजर दी सीरम एंटीबॉडी लेवल। इनसफिशिएंट डोज कैन नॉट स्टिम्युलेट द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर कोई इम्यूनोजन इनसफिशिएंट डोज में दिया गया है तो वो
इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितने जरूरी है उतने लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक है। एंड दिस मे ऑल्सो लीड टू दी इम्यूनोलॉजिकल अनरिस्पॉन्सिवनेस और टॉलरेंस। इसकी वजह से क्या होगा, टॉलरेंस भी हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म कभी भी बॉडी में एंटर किया तो उसके अगेंस्ट में इम्यूनो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है। तो इनसफिशिएंट डोज में भी नहीं होना चाहिए इम्यूनोजन। एंड सेकंड, एक्सेसिव डोज कैन ऑल्सो इंड्यूस द टॉलरेंस, ठीक है। एक्सेसिव डोज की वजह से भी टॉलरेंस आ सकता है कि वो कॉमन हो गया, फिर उसके बाद अगर सेम एंटीजन का आप बॉडी में एक्सपोजर हो तो उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है। सो इनसफिशिएंट डोज में भी नहीं होना चाहिए एंड एक्सेसिव डोज में भी नहीं होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन में टॉलरेंस हो सकता है और इम्यून रिस्पॉन्स सफिशिएंटली एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो डोज है वो प्रॉपर होना चाहिए इम्यूनोजन का। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में हम इनोक्यूलेट करें तो जो इम्यूनोजन है उसका डोज प्रॉपर होना चाहिए। रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर हम वैक्सीनेशन के बारे में आपको पता ही है कि वहां पर क्या होता है, कुछ कुछ वैक्सीन को रिपीटेड डोज में दिया जाता है, ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाए उसके लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। सो रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स इज रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स एंड इंक्रीजेज द क्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ बी और टी सेल्स। इसकी वजह से क्या होगा, एंटीजन स्पेसिफिक बी सेल टी सेल का प्रोलिफरेशन ज्यादा होगा एंड इंक्रीजेज इन द इम्यूनोजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स। इसकी वजह से क्या होगा, जो इम्यूनोजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स है उसका कंसंट्रेशन भी बॉडी में इंक्रीज होगा, ठीक है। सो रिपीटेड डोज दिए जाते हैं कई कई वैक्सीन के। देन रूट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के भी अलग अलग रूट्स है, लाइक इंट्रावेनस मीन्स इनटू द वेन, देन इंट्राडर्मल इनटू द स्किन, ठीक है। यहाँ से जो हमारा इम्यूनोजन है वो बॉडी में एंटर करवाया जाता है बाय दिस डिफरेंट रूट्स। देन सबक्यूटेनियस बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे, देन इंट्रावास्कुलर इनटू द मसल्स, सॉरी इंट्रामस्कुलर इनटू द मसल्स, देन इंट्रापेरिटोनियल, ठीक है, इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। ये कुछ रूट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, बाकी और भी रूट्स हो सकते हैं कि जहां से इम्यूनोजन को बॉडी में एंटर करवाया जा सकता है, ठीक है। एंड दिस इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस विच इम्यून ऑर्गन एंड सेल्स इन्वॉल्व इन द रिस्पॉन्स, कौन से रूट से इम्यूनोजन बॉडी में एंटर किया है उस पर भी डिपेंड करता है इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, कि कौन सा इम्यून ऑर्गन एक्टिवेट होगा, कौन से सेल्स एक्टिवेट होंगे, वो रूट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो इम्यून डोज एंड रूट दोनों ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इन द टर्म ऑफ द इम्यूनोजेनिसिटी। सो बायोलॉजिकल सिस्टम भी अफेक्ट करेगा इम्यूनोजेनिसिटी में एंड जो इम्यूनोजन है वो भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। इसका डोज क्या है, रूट क्या है, वो सब इम्यूनोजेनिसिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इम्यूनोजेनिसिटी। So thank you so much for watching this video, and if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.